2030 का भारत देख रहे हैं आप, और 2030 के भारत में हम 3 मुद्दों पर बात करते हैं: गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। आज भी उन तीनों ही मुद्दों पर बात करेंगे, और जो शख्स हमारे साथ आज मौजूद हैं उनके बारे में बता दूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय दलवी जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद जी। तो सर, शुरुआत करते हैं, और क्योंकि 2030 के भारत की हम बात कर रहे हैं, मेरा पहला और सबसे अहम सवाल आपसे कि आपके नजरिए में 2030 का भारत कहाँ है? 2030 तक आप भारत देश को कहाँ? देखिए, 2024 तो चल ही रहा है, 6 साल का वक्त है, और इन 6 सालों के अंदर 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रहेगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब रहेंगे। तो पिछले 10 सालों के अंदर बीजेपी की सरकार और मोदी साहब ने देश को जो दिशा दी है, उससे ये नहीं लगता कि हम 2030 में कहीं आगे पहुंच पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मुद्दे हैं और उनकी जो अटेंशन है, वो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए। अभी आप देख रही हैं, वक्फ का कानून लेकर आ रहे, आपने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत ज्यादा जोर, आपने देखा आर्टिकल 370 की बात करते हैं, 371 की बात नहीं करते। आपने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लिए बहुत अहमियत रखता है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ आर्टिकल 44 नहीं है, 15-16 आर्टिकल्स और भी है। उसमें शराबबंदी की भी बात है, उसके अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर मजदूरों को हिस्सा देने की भी बात है, उसके अंदर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलहदा कर देने की भी बात है। उन पे कोई तवज्जो नहीं, उसकी कोई बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी। आपने सुना होगा आर्टिकल 44, आर्टिकल 44। तो ये एक खास कम्युनिटी के खिलाफ लगातार काम कर, और इन्हें ये लगता है कि इस कम्युनिटी पे हमला किया जाएगा तो दूसरी कम्युनिटीज खुश होकर उनको वोट देंगी। ये उनकी गलत नीति है और गलत सोच, और उसी का ये नतीजा है कि अब आपने देखा कि इस चुनाव के अंदर उनकी हालत कितनी खराब हुई। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही खराब हो गई, जोड़ तोड़ करके सरकार बनी है, लेकिन वही चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, उसी रास्ते पर वो लगातार चलते चले। इसलिए मुझे कोई बहुत उम्मीद नहीं है कि 2030 के अंदर भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा। गरीबी को लेकर यहाँ पर बात करें तो कहा जाता है कि गरीबी दर जो है वो कम हुआ है, यानी कि गरीब देश में कम हुए हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसा आपने कहा कि मोदी सरकार जो है नफरत फैलाने का काम कर रही है, उनकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग चल रही है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि गरीबी को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि गरीबी हमने कम कर दी है, और एक तरफ उनका कहना है 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं और गरीबी भी कह रहे हैं कम है। तो किस तरीके से आप इसको समझते हैं? आपको नहीं लगता कि ये कंट्राडिक्शन है? जिस देश में 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, वहां आप ये भी कह रहे हैं हम गरीबी कम कर रहे हैं। अगर गरीबी कम हो रही है तो 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन क्यों दे रहे हैं? और मैं आपसे भी पूछता हूँ, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, जो गरीबी की रेखा लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो कहलाती है, बीपीएल, जिसके बारे में ये सरकार जोर देती है कि हमने 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से बाहर निकाल दिया। आपको मालूम है कि बीपीएल का क्राइटेरिया क्या है? शर्म आती है बता दो, जिस फैमिली की आमदनी एक साल के अंदर 27,000 रुपए है, एक साल के अंदर, एक फैमिली में कितने लोग होंगे? कम से कम 4-5 लोग तो होंगे।
बिल्कुल। मियाँ बीवी होंगे, माँ बाप होंगे, एक आध बच्चा होगा, आप डिवाइड कीजिए। एक महीने में 2200 रुपए महीने जो कमा, क्या मतलब हुआ इसका कि जो आदमी एक दिन में 500 रुपए कमा रहा, 500 भी नहीं कमा रहा है, एक महीने के अंदर 500 रुपए कमा रहा है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 500 रुपए महीने जो फैमिली कमा रही है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और जो 550 रुपए कमा रहा है वो इस सरकार की नजर में अब गरीब नहीं रहा, वो ऊपर। नरेंद्र मोदी जी ने तो चाय बेची है, आपको एहसास नहीं है कि 550 रुपए में इस देश के अंदर क्या आता है, क्या नहीं आता। एक दिन का खाना नहीं खाया जा सकता। आप कहते हैं हमने गरीबी दूर कर दी इस देश। सर यहाँ पर जैसे आप जो बात कह रहे हैं उसमें एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जैसे आपने बताया 5 रुपए से भी कम, जब भारत देश के नागरिकों पर इतना अत्याचार हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग नहीं बचे, ऐसे में विपक्ष की भूमिका जो होती है वो बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि अगर सत्ताधारी पक्ष जो है वो अगर अन्याय कर रहा है तो विपक्ष की भूमिका यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो विपक्ष क्यों नहीं उभर के सामने आ रहा है, क्यों नहीं इन सारी चीजों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं? क्यों किसान आंदोलन हुआ, कुछ ना कुछ आंदोलन करते रहेंगे, थोड़ा बहुत करके सरकार नहीं सुन रही है, कुछ तो सुनेगी। लेकिन अगर जैसे आपने बताया 5 रुपए से भी कम, मतलब इतना बड़ा अत्याचार, एक टाइम का खाना, एक मुझे ऐसा लगता है कि एक रोटी भी नहीं मिल पाएगी उतने में। तो कैसे पॉसिबल ये सारी चीजें हो रही हैं? विपक्ष की क्या भूमिका क्या होनी चाहिए? विपक्ष भी तो सर ऐसे ही मुझे लग रहा है कि कह सकती हूँ मैं कि सुन्न पड़ा हुआ है, विपक्ष भी कुछ नहीं कर पा रहा है। सिर्फ चुनाव के वक्त ही विपक्ष भी सामने उभर कर दिखता है, आप देखिएगा। देखिए, एक बात तो मैं आपसे कहूँ, 5 रुपए नहीं 500 रुपए महीना। दूसरी बात जहां तक आप विपक्ष की बात कर रही हैं, विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर भी बोलता है, हम लोग बाहर भी बोलते हैं, लेकिन ये भी आप देख रही हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर सीबीआई और ईडी बिल्कुल इस तरह हो गई है जैसे हमारे नजदीक के थाने का पुलिस वाला हो गया। 2 चीफ मिनिस्टर इस देश के अंदर जेल के अंदर रहे। अभी 2 दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर निकल के आया है दिल्ली का, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है उसको। इतने लोगों पर ईडी और सीबीआई लग रही, जो बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और इस देश के अंदर आप कितना भी भ्रष्टाचार करें, अगर आप बीजेपी में चले जाएंगे तो आप ईमानदार हो जाएंगे। आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी कहती थी कि इतना बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, उन्होंने ज्वाइन कर ली, वो मुख्यमंत्री है। आप देख रही हैं, आप महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार खुद बीजेपी का मुख्यमंत्री कहता था कि इन्हें जेल में डालेंगे, ये चक्के पीसेंगे। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के अंदर। मैं आपको कितनी मिसालें दूं ऐसी। भारत सरकार के अंदर कई मंत्री ऐसे हैं, राणा साहब हैं जो महाराष्ट्र के हैं, उनके खिलाफ एलिगेशंस। लेकिन बंगाल जैसे आपने कई सारी मिसालें भी दी, भ्रष्टाचार की बात कही, 10 साल का जो जिक्र किया जा रहा है कि पिछले 10 साल में इस तरह से काम नहीं हुआ, तो फिर आगे के मात्र जो 6 साल बचे हैं, 6 साल बचे क्या कराई जा सके। मैं 10 साल की बात नहीं करती, मैं आजादी के बाद से अभी तक की बात करती हूँ। आजादी के बाद से कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, ठीक है, आप भी बेहतर तरीके से उस चीज को समझते, लेकिन इसके बावजूद आज स्थिति ऐसी है, तो किसी एक सरकार पे तो दोष नहीं लगाया जा सकता। नहीं, देखिए, असल में जो आपका सवाल है, बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे मीडिया के लोग इतिहास नहीं पढ़ते। उन्हें ये एहसास नहीं है कि जब देश आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान कहाँ खड़ा था और आज हिंदुस्तान कहाँ। 70 साल की आजादी हुई है। 1947 के बाद जो देश का पहला बजट, हर साल जो बजट पेश होता है, आपको कुछ मालूम है कि वो कितना बड़ा बजट था? नहीं मालूम होगा। हिंदुस्तान का पहला बजट 297 करोड़ 200। सर आपने यहाँ पे, मैं बीच में आपको रोकूंगी, थोड़ा सा आप बात पूरी करिएगा अपनी।
आपने कहा ना कि मीडिया के लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं, तो विडंबना ये है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि भारत देश का इतिहास ही जो पढ़ाया जाता है वो बहुत कम है। बाकी देशों का इतिहास ज्यादा पढ़ाने में इंटरेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है। तो भारत देश के इतिहास को कम पढ़ाया गया है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में पढ़ें। क्यों नहीं सर, बेसिक शिक्षा तो स्कूल से ही मिलती है ना। मालूमात होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा तो स्कूल से ही मिलती है। ठीक है कि वो तो हमारा इंटरेस्ट है कि हम हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है ना। जब बिल्कुल सही बात है, मीडिया में काम कर रहे हैं, आप देश की पॉलिटिक्स में, आप पॉलिटिशियन हैं, आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप दोनों की जिम्मेदारी कि आपको पता हो कि देश के अंदर अब तक क्या हुआ है और अब क्या होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। था कि पहला बजट आपका देश का पहला बजट 297 करोड़, जिसमें 21 करोड़ डेफिसिट था, यानी सिर्फ 271 करोड़ देश के पास थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 60% आर्मी पे खर्च किया। तो आप मुझे बताइए, बजट 297 करोड़ से शुरू हुआ था, सॉरी गलत कह रहा हूं, 297 नहीं, 197, 200 करोड़ भी नहीं था देश के पास, 197 करोड़ हमारे पास था जब हमने देश को आजाद कराया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा है तो करीब 20 लाख करोड़ का बजट छोड़ा। देश के अंदर बिजली किसने लगवाई? कांग्रेस ने लगवाई। कुछ लाख, कुछ हजार गांव के अंदर बिजली रह गई। ये जितनी सड़कें आप देख रही हैं किसने बनाई? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट किसने बनाया? भाखड़ा का बांध किसने लगाया? ये जो मतलब एक पार्टी ने बहुत कुछ किया था और एक पार्टी पूरा सब कुछ खराब कर रही है, नहीं कर रही है, सब बेच रहे हैं। आज कोई एयरलाइन सरकार की नहीं है, सब प्राइवेट कर दी है। एयरपोर्ट सब प्राइवेट कर दिए। जितने यूनिट थे गवर्नमेंट के, वो सब के सब एक एक करके बेचते चले जा रहे हैं। जो कुछ कांग्रेस ने बनाया था वो सब बेच रहे। तो कांग्रेस ने अपने जमाने में, ये सबको पता होना चाहिए कि क्या काम किए। हमला करते हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी पे। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आप एक छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक करके। यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि कांग्रेस ने अपने जमाने में क्या काम किया, ये सबको पता नहीं। जो जाहिर है उस वक्त के लोगों को ये भली बात ही पता होगा कि उस वक्त की सरकार ने क्या काम किया। आज के लोगों को पता है कि आज की सरकार ये काम क्या काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों पिछले 10 सालों से कांग्रेस विपक्ष में बैठा हुआ है? अगर कांग्रेस द्वारा सड़कें बनवाई गई है, पुल बनवाए गए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनवाए गए हैं, तो फिर अब 10 सालों से अभी भी वही स्थिति है कि कांग्रेस विपक्ष में बैठा है। क्यों जनता भरोसा नहीं जता पा रही है पूरी तरह से? देखिए, भरोसे का सवाल नहीं है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में धार्मिक सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं। और धार्मिक सेंटिमेंट्स को जब एक्सप्लॉइट किया जाता, क्या राम मंदिर कोई मुद्दा हो सकता है? हमने देश का प्रधानमंत्री जाके वहां इनॉग्रेट कर रहा है राम मंदिर को, सिर्फ इसलिए कि चुनाव आ गया। तो ये सारी बातें साफ दर्शा रहा है कि धर्म की राजनीति में असर नहीं की है विधानसभा रिजल्ट के। आपकी बात ठीक है, बिल्कुल। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता समझने लगे। लेकिन देखिए ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे हमला करना, हिंदू धर्म की राजनीति करना, पार्लियामेंट और बाहर के अंदर सिवाय जय श्री राम के नारे लगाना। जय श्री राम तो इस तरह बोलते हैं जैसे बंदूक की गोली चला रहे। आप इज्जत कीजिए, आप पूजा कीजिए, आप एहतराम कीजिए, लेकिन आप पॉलिटिसाइज करते, राजनीति करते हैं उस नाम के ऊपर। इसलिए लोगों को आपने कुछ दिन बेवकूफ बनाया है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आई, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। और इसमें भी आप यकीन करें या ना करें, ईवीएम का बड़ा,
अगर ये चुनाव ईमानदारी से होता तो मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं होते। ईवीएम के अंदर बहुत जगह घपला हुआ है। उत्तर और सर प्रदेश जहाँ पे कांग्रेस जीती है वहां पे, जी जहाँ पे कांग्रेस जीती है वहां पे, देखिए जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पे हाँ। ये सब हरकतें करती हैं। कांग्रेस अच्छा। की सरकार होती है तो वहां पे नहीं हो पाता है। बंगाल मुझे के अंदर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने ईडी सीबीआई को कहा, तो क्या इलेक्शन कमीशन को भी हम वही कहें कि इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है? निश्चित तौर से, इसलिए कहूंगा मैं, आपको शायद एहसास होगा, आपको मालूम है, जब गुजरात का चुनाव हो रहा था तो अकेला गुजरात का नहीं हो रहा था, गुजरात के साथ साथ हिमाचल का भी हो रहा था, दूसरी स्टेट का भी हो रहा था। इन लोगों ने क्या किया? जी सर। जब ये चुनाव हो रहे थे तो आपको ख्याल होगा सारी स्टेट के चुनाव को डिक्लेयर कर दिया, गुजरात का चुनाव डिक्लेयर नहीं किया। डिक्लेयर कर दिया, डेट्स नहीं बताई। क्यों भाई, आप डेट्स क्यों नहीं बता रहे? मोदी साहब को गुजरात जाना था, वहां रेवड़ियां बांटनी थी, बहुत ऐलान करने थे। जब मोदी साहब वहां चले गए, ऐलान हो गया, उसके बाद आपने डेट्स दे दी। क्या इलेक्शन कमीशन इस तरह काम करता है? मोदी साहब ने जिस तरीके के बयानात इस इलेक्शन में दिए, जब तक जिंदा हूं मैं मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं होने दूंगा। क्यों भाई, किसी ने मांगा आपसे ये रिजर्वेशन? आप अपने तौर पे क्यों कह रहे हैं ऐसा? इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की उनके ऊपर? चलिए ठीक है, हमने बहुत पार्टियों की बात कर ली सर, मैं वापस से अपने मुद्दे पे आऊंगी। होता है कि इलेक्शन पार्टियों की बात बहुत हो गई। देखिए आप सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं सर, तो बिल्कुल आप वहीं की पक्षधारी करेंगे ना? कैसे क्लियर हो गई? सरकार ने कैसे क्लियर कर दी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा। बिल्कुल आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुद्दे से थोड़ा भटक रहे तो वापस मुद्दे पे आना चाहेंगे। मुद्दे की बात करते हैं, गरीबी भुखमरी शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है स्नेहा, कंटिन्यू। तो मेरा सवाल ये है सर कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप क्या कहेंगे? जो भारत देश में एजुकेशन चल रही है, और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे स्कूल जो गली मोहल्ले में खुलते हैं, जिनका कोई तालमेल नहीं होता, क्या पढ़ाई चल रही है, कोई चेकिंग होती नहीं है वहां पर, और टीचर्स भी जो पढ़ाने आते हैं वो भी एजुकेटेड नहीं होते हैं। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है, स्कूलों की क्वांटिटी, वो बढ़ती जा रही है और इस पर कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सरकार एजुकेशन के मामले में संजीदा नहीं। ये जो मौजूदा बजट आया है, इसमें सिर्फ 1,25,000 करोड़ रुपए एजुकेशन में रखा गया, जो 1% के आसपास है टोटल बजट का। तो इतनी, इससे अंदाजा होता है कि जो सरकार एजुकेशन पे बजट के अंदर एलोकेट करने को तैयार नहीं है, वो कितनी सीरियस है। और यही वजह है कि जो बड़े बड़े स्कूल, कॉमर्शियल स्कूल जहाँ पे लाखों रुपए फीस है, वो पैसे कमा रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, गरीब लोगों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिन स्कूलों का कोई मतलब नहीं होता। और उन्हीं स्कूलों के जो बड़े स्कूल हैं, वहीं के बच्चे IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, IFS बनते हैं, वही देश पे हुकूमत करते। तो सरकार अगर संजीदा हो, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राम मनोहर लोहिया थे, वो कहा करते थे स्कूल ऐसे होने चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री का बेटा भी वहीं पढ़े और एक नाई का बेटा भी वहीं। सही। लेकिन ये काम सरकार कर नहीं पाती है। सर उस दौरान के बड़े बुजुर्ग तो विदेश से पढ़ के आए थे। वो ठीक है, वो उस वक्त पढ़ के आए थे, लेकिन उनका एक सोच थी कि अपने देश के अंदर ऐसा होना चाहिए। हम 100 साल से भी पहले की बात कर रहे हैं, वो तो पढ़ के आए थे जो अब से 150 साल पहले थे। लेकिन उनकी सोच थी कि देश के अंदर, गांधी जी ये कहते थे कि आज जुडिशरी का हाल देखिए, एक एक वकील 10-10 लाख रुपए ले। गांधी जी ने कहा था कि वकील की फीस इतनी ही होनी चाहिए जितनी फीस एक नाई की। कोई तवज्जो देता है इन बातों पर?
इन्हें फुर्सत ही नहीं है आर्टिकल 44 से, इन्हें फुर्सत ही नहीं है 3 तलाक से, इन्हें फुर्सत ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। देश के अंदर कैसे एजुकेशन हासिल की जाए, देश के अंदर कैसे गरीबी दूर की जाए, ये सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडे की सरकार है। इनके सर एक सवाल यहाँ पे उठ रहा है मेरे जहन में, केरला की हम बात करते हैं, केरला में कहा जाता है केरला बहुत एजुकेटेड पार्ट माना जाता है, काफी पढ़े लिखे लोग वहां पर मौजूद हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, एक जनरल सवाल है मेरा कि जो गवर्नमेंट है वो ध्यान नहीं दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है, आर्टिकल 370 और राम मंदिर से फुर्सत नहीं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है या जो विपक्षी दल हैं, उस स्टेट में वो पर्टिकुलर ऐसे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मान लीजिए स्टेट में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बाकी स्टेट के लोग, बाकी राज्य के लोग भी तो उससे इन्फ्लुएंस होंगे, तभी जाके तो एक विपक्ष को भी एक मजबूत साथ मिलेगा लोगों का। कहा जाएगा कि हाँ, अगर आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम तो आंध्र प्रदेश राज्य से बहुत इन्फ्लुएंस हैं, केरला में ऐसा हो रहा है तो केरला से हम इन्फ्लुएंस है, ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, या महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, या उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। तो विपक्ष अगर आंदोलन से नहीं बात बन रही है, पार्लियामेंट में बोलने से नहीं बात बन रही है, बहस करने से बात नहीं बन रही है, तो क्यों ना अपने जिस राज्य की अगर मैं बात करूं वहां विपक्ष है तो वहां पर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे विपक्ष की जो भूमिका है वो समझ में आए और विपक्ष का काम देखने को मिले, तभी जनता जो है, जनता का जो भार है विपक्ष का की तरफ तभी दिखेगा। देखिए, आपने केरला की बात की, केरला में एजुकेशनल सिस्टम सबसे अच्छा है। वहां बीजेपी की सरकार नहीं, कभी लेफ्ट रहता है, कभी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की गलत बातों को भी मैं डिफेंड नहीं करता, हमारी भी कमियां रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मैं आपके सामने एक्सेप्ट करता, कांग्रेस की भी कमियां रही, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर अगर हम कुछ करना भी चाहते तो आप देखिए ना, क्या ये सरकार चलाने दे रहे? महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, सारी पार्टीज को साइफन ऑफ कर दिया, इधर से छीन के उधर ले। क्यों अपने लोगों को बांध के नहीं रख पा रही है? आखिर कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, आप और मैं सब इंसान, आप वही इंटरव्यू लेंगी जो आपके चैनल का मालिक का है, वरना आपको निकाल के बाहर खड़ा कर। ऐसा कुछ नहीं है सर। और सीबीआई सबके ऊपर तलवार लटकाए, आप नहीं रोक सकते एमएलए एमपीज को या किसी को, सबके परिवार हैं, आप जेलों में डाल देंगे, कौन उनको खाना खिलाएगा? सबकी कमजोरियां। मेरे पास कितने मीडिया के लोग आते जो जाती तौर पे बात करते हैं वो कुछ और करते हैं, जो टीवी पे बोलते हैं वो कुछ और करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि टीवी तो ज्यादातर कॉर्पोरेट हाउसेस के हैं, आधे टीवी अंबानीज के हैं और आधे टीवी अडानीज के हैं, तो वो तो वही करेंगे ना जो उनको कहा जाएगा। इसलिए एमपीज एमएलए को ये कहना कि ये जिस पार्टी से जीत के आए हैं उन्हें तोड़ा न जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा, सबको इधर से इधर शिफ्ट करा दिया, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार करा के कांग्रेस की अपनी सरकार बना दी। एक मिसाल नहीं, मणिपुर के अंदर ये हुआ, मणिपुर में जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के अंदर, आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री। आसाम में जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के अंदर, आज बीजेपी के मुख्यमंत्री। आपको कितनी समझ? तो ये सरकार ऐसी सरकार है कि जो हर हरबा इस्तेमाल करती है विपक्ष को खत्म करने के लिए और अपने आप सत्ता हासिल करने। बिल्कुल। चलिए, एक चीज और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकारें, मैं दोनों सरकारों को बहुत दोष दे लिया, बहुत सी पार्टियों की बात कर ली, एक आम नागरिक के तौर पर अगर हम देखें तो 2030 के जो लक्ष्य हैं, शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, 17 लक्ष्य जो मिले हुए हैं, इसमें एक आम नागरिक का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? एक आम इंसान इसमें कैसे अपना योगदान दे सकता है जिससे लक्ष्यों को प्राप्त करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए? देखिए, आम आदमी की जो ताकत है वो बहुत लिमिट है।
उनके बच्चों को तो एडमिशन नहीं मिलता स्कूल के अंदर। कोई दिन जाता होगा जब हमारे पास लोग ना आते हों कि हमारे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। 10-10 स्कूलों के अंदर अप्लाई कर रखा है, एडमिशन नहीं हो रहा है। आम आदमी की बहुत कम औकात है कि वो इस सब के अंदर कुछ काम करे। बड़ी जिम्मेदारी सरकार की। आम आदमी क्या करे? वो मेहनत करेगा, कमाई करेगा। तो सभी सांसदों की अगर मैं बात करूँ कि पार्लियामेंट में बैठे सभी सांसदों की क्या जिम्मेदारी बनती है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें भी मैं कहूंगा कि मेरे बहुत सारे बयानात हैं, आप देखिए। पार्लियामेंट इररिलेवेंट हो गई। इररिलेवेंट इसलिए हो गई है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ मजबूर करता है एमपीज को कि आप की पार्टी ने जो व्हिप जारी किया है आप उसके हिसाब से वोट देंगे। तो भारत सरकार, प्रधानमंत्री ने तय किया कि कानून बन रहा है। बीजेपी के एक भी एमपी को यह हक हासिल नहीं है कि उसके खिलाफ वोट दे, और यही बात अपोजिशन की। तो पार्लियामेंट तो एक तरीके से इररिलेवेंट हो गई है, और बीजेपी के जो 2-3 नेता हैं वो उसको डोमिनेट करते, जो कानून चाहेंगे बनाएंगे। अब आप इसी बजट के अंदर देखिए, सरकार 2 लोगों की वजह से चल रही। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके 16 एमपी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, उनके 12 एमपी हैं। इस बजट में सबसे ज्यादा जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं वो आंध्र प्रदेश और बिहार को किए गए। तो आप तो अपनी सरकार बचाने पे लगे हैं, आप देश को बचाने में थोड़ी लगे। आपको फिक्र ही नहीं है इस बात की कि यूपी में गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। सर, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये बता दीजिए। आप मुझे बताती रहिएगा, जो आप कहेंगे करता रहूंगा। नहीं, ऐसा ये नहीं बोल रही हूँ सर मैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? देखिए, मैं तो ये कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मेरे पास जो भी आदमी आता है हॉस्पिटल के लिए आता है, उसका हॉस्पिटल में एडमिट कराता हूँ। बच्चों के एडमिशन कोशिश करता हूँ कि हो जाए। किसी की मदद करनी होती है उसकी मदद करता हूँ। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि ऐसे माहौल में जहाँ ईडी और सीबीआई की तलवार सर पे लटकी हुई है, आपके साथ ईमानदारी और सच्चाई के साथ बात कर रहा हूँ, हिम्मत के साथ, बगैर डरे, बगैर खौफ के। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़ी बात है। और उम्मीद करते, जैसे आप कह रहे कि आप हिम्मत के साथ बगैर डरे बात कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति से ताल्लुकात रखते हुए लोग नहीं, आम जनता भी, देश का हर एक नागरिक इसी हिम्मत के साथ बात करे, तभी बदलाव नजर आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। जी, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स।